हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2024 रिलीज्ड रियल स्टोरी इंस्पायर्ड हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है लिविंग विथ माय मदर्स किलर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 14 साल की लड़की मारा को दिखाते हुए, जो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर लौट रही थी। उसका घर बेसिकली एक होटल था, जहाँ गेस्ट के साथ साथ उसका परिवार भी रहता था। परिवार मतलब उसकी माँ सुजैन और उसकी स्टेप सिस्टर जॉय। एक और बंदा था जिसे मारा अपना मानती थी, कार्सन। अनाथ था बेचारा। इस होटल में हेल्पर का काम करके किसी तरह अपना गुजारा करता था। इसी सिलसिले में मारा से उसकी मुलाकात हुई थी और ऑलमोस्ट सेम एज के होने की वजह से दोनों में दोस्ती होने में भी वक्त नहीं लगा था। मारा के स्कूल में रहते वक्त भी दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे। क्लियरली एक दूसरे को काफी पसंद करते थे दोनों। तो इतने दिनों बाद एक दूसरे को आमने सामने पाकर खुश तो होंगे ही, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन टिकती नहीं। अचानक ही एक हादसा हो जाता है। होटल में आए हुए कुछ बदमाश लड़के मारा को परेशान करने लगते हैं, जिससे नाराज होकर कार्सन उनकी पिटाई कर देता है। अब भले ही इसमें उसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी सुजैना को उसे नौकरी से निकालना ही पड़ता है। आखिर होटल के रेपुटेशन का सवाल था। ऑलरेडी उनका बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा था, तो ऐसे में कुछ गिने चुने कस्टमर को और नाराज करना नहीं चाहती थी वो। एज द रिजल्ट, कार्सन को बिना किसी एक्चुअल गलती के सबके सामने सर झुकाना पड़ता है। जिसे वो अपना घर मानता था, उसे छोड़कर जाना पड़ता है। तो ऐसे में जब उसी रात मारा और जॉय को बेसमेंट से सुजैना की चीख सुनाई देती है और चेक करने पर उन्हें वहां सुजैना की लाश मिलती है कार्सन के साथ, तो सबको यही लगता है कि ये खून कार्सन नहीं किया है, सुजैना से बदला लेने के लिए। पुलिस उसी रात कार्सन को अरेस्ट कर लेती है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी सुनाई जाती है। इसके बाद देखते देखते 14 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं मारा और जॉय अभी भी उसी होटल में रहते हैं और दोनों मिलकर किसी तरह इस बिजनेस को संभाल रहे हैं। हालांकि मारा और इसे कंटिन्यू करना नहीं चाहती। हर रोज नए नए तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसे। कभी कोई दरवाजा जैम हो रहा था, तो कभी कोई रूम हीटर काम नहीं कर रहा था, कभी गीजर खराब हो रहा था, तो कभी सप्लाईज टाइम पे पहुंच नहीं रहे थे। इतना सब कुछ वो अकेले कैसे संभाल पाती? जॉय का डिपार्टमेंट सिर्फ किचन और फूड सर्विस था, जिसके अलावा और किसी चीज पर नजर नहीं थी उसकी। और तो और अर्निंग भी तो कुछ खास नहीं हो रहा था। उल्टा इस चक्कर में मारा की तबीयत खराब होने लगी थी। उसे बीच बीच में बहुत डीजी फील होता था, चक्कर आते थे। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से स्ट्रिक्टली मना किया था उसे। तो ऐसे में मजबूरन मारा को इस होटल को बेचने की डिसीजन लेना ही पड़ता है। आफ्टर ऑल उसका भी तो एक लाइफ है, कुछ एम्बिशंस है। वो एक राइटर बनना चाहती है, न्यूयॉर्क जाकर ग्रेजुएशन करना चाहती है, लेकिन इस होटल के चक्कर में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हालांकि जॉय इस बात से खुश नहीं है, लेकिन मारा जानती है कि वो भी धीरे धीरे सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि मारा एक किताब लिख रही है, जिसका सब्जेक्ट वो खुद है। उसकी अपनी लाइफ, उसके माँ का डेथ और कार्सन। लेकिन उसकी कहानी में कार्सन कोई विलेन नहीं है, क्योंकि मारा यकीन ही नहीं करती कि वो गुनहगार है। वो जानती है उस रात जो कुछ भी हुआ था, उसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है। शायद इसीलिए अभी भी कार्सन के साथ कांटेक्ट में है मारा। हालांकि जेल में कभी उससे मिलने नहीं गई, लेकिन हर महीने दोनों एक दूसरे को चिट्ठी जरूर लिखते रहे। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आने वाले दिनों को लेकर उनका क्या प्लान है, सब कुछ शेयर करते रहे एक दूसरे से। ऐसे में जब मारा एक दिन अपने लिटरेचर क्लास में अपने किताब को लेकर डिस्कस करती है, तो एक लड़की जेल्डा उसके केस को लेकर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाती है। कहती है कि वो क्रिमिनोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही है, ट्रू क्राइम्स में बहुत इंटरेस्ट है उसे। तो अगर मारा उसकी थोड़ी मदद कर दे, तो वो अपने तरफ से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। क्या पता उसे असली खूनी का पता चल जाए। लेकिन मारा उसके इस ऑफर पे राजी नहीं होती, सिंपली बिकॉज ये कोई रैंडम केस नहीं था, ना कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज थी। उसके लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी ये, जिसे वो फिर से याद करना नहीं चाहती थी। एक टाइम तक उसने खुद भी सच्चाई को जानने की हर पॉसिबल कोशिश करी थी, पर और नहीं, फिर से उन हादसों को याद करने की हिम्मत नहीं है उसमें। तो मारा जेल्डा को साफ साफ मना कर देती है इस मामले में इंटरफेयर करने से, और इस बात को भुला भी देती है। लेकिन जेल्डा वो चुप नहीं बैठती। एक रात चोरी छुपे होटल के अंदर घुस जाती है वो, और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। भले ही मारा के कहने पर वो वापस भी चली जाती है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था, ऐसे फोटो ढूंढने आई थी वो उसे मिल चुका हो।
उधर दूसरी तरफ हम जेल में कार्सन को देखते हैं मारा के लेटर्स पढ़ते हुए। जिस तरह से संभाल के उसने एक एक लेटर को रखा था, उसे ये क्लियरली पता चल रहा था कि मारा उसके लिए कितनी खास है। उससे मिलने के लिए लिटरली तरस रहा था कार्सन। तो फाइनली जब उसने इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का प्ली डील फाइल किया और उससे उसकी सजा कम हो गई, तो जेल से बाहर आकर उसने सबसे पहले मारा से ही मिलने का फैसला किया और एक सुबह अचानक ही पहुंच गया उसके होटल में। लेकिन इस मुलाकात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी मारा। तो उसे देखकर तो लिटरली चौंक उठती है वो। हाँ, उसे पता था कार्सन ने प्ली डील फाइल किया है, लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था कार्सन ने, सिंपली बिकॉज उसे लगा था कि चिट्ठी पहुंचने से पहले शायद ये होटल बिक जाएगा। लेकिन मारा की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, इस होटल को बेचने की कोशिश तो उसके माँ ने भी किया था, लेकिन उन्हें पोटेंशियल बायर ही कहाँ मिल रहा है। फॉर नाउ मारा कार्सन को अपने होटल में काम पे रखने के लिए राजी हो जाती है। जैसे वो पहले काम किया करता था वैसे ही। उसे एक नई लाइफ भी तो चाहिए थी, मगर जॉय खूनी को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी। फाइनली इस बात पर दोनों राजी होते हैं कि कार्सन फ्री में उनके लिए रिपेयरमैन का काम करेगा, जिसके बदले उसे खाना और एक कमरा प्रोवाइड किया जाएगा। कोई पे चेक नहीं, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं। कार्सन इसी में खुश था, तो वो उसी दिन से काम पे लग जाता है। मारा उसके पुराने कमरे में ही उसके रहने के इंतजाम कर देती है, जिससे उसे कंफर्टेबल फील हो। लेकिन साथ ही साथ उसे ग्रीन हाउस से दूर रहने के लिए भी कह देती है वो, क्योंकि वो हिस्सा पर्टिकुलरली जॉय का था और वहाँ किसी का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था जॉय को। और वैसे भी वहाँ उसने कुछ पॉइजनस मेंढक को भी पाल रखी थी, जिनसे दूर रहने में ही भलाई थी। अब न कार्सन जॉय को अपसेट करना चाहता था, ना उस तरफ उसका कोई काम था, तो वो उस तरफ जाता भी नहीं। मन लगाकर बस अपना काम करने लगता है और बस 2 दिन के अंदर ही होटल के सारे टूटे फूटे हिस्सों को रिपेयर कर देता है, जिससे मारा तो इम्प्रेस्ड होती है। साथ में जॉय भी उसके अगेंस्ट और कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन वो उसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी। तो वो अपने बॉयफ्रेंड, जो कि इस होटल का गार्डनर था, उसे कार्सन पर नजर रखने के लिए कहती है। उधर नेक्स्ट मॉर्निंग मारा नोटिस करती है जेल्डा कार्सन से कुछ बातचीत कर रही है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन जेल्डा ने भी जैसे इस केस को सॉल्व करने की जिद पकड़ ली थी। ऐसे में एक रात वो मारा से मिलकर कहती है कि उसे कार्सन के असलियत के बारे में पता है और उसे भी नहीं लगता कि वो दोषी है। एक नया क्लू मिला है उसे, जो पुलिस ने शायद इररिलेवेंट समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वही उनके लिए एक लीड बन सकता है। लेकिन उसके बारे में वो इस होटल में डिस्कस करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मारा को नेक्स्ट मॉर्निंग कैंपस में मिलने के लिए कहती है, जिस पर मारा भी राजी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो सच्चाई जानने के लिए तड़प रही थी। बट जेल्डा उसे कुछ बता पाती इससे पहले ही कोई लाइब्रेरी में उसका खून कर देता है और उसके लाश को जमीन में गाड़ देता है। उसका फोन तो खून अपने पास रख लेता है, लेकिन उसका बैग वहीं पर आ रह जाता है लाइब्रेरी में। अब ये खूनी कौन है वो तो अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग मारा जेल्डा के लिए इंतजार कर रही थी, तब हमें वहाँ कार्सन भी दिखाई देता है। लेकिन उसे कैसे पता चला मारा यहाँ है? क्या वो उसका पीछा कर रहा था? पर क्यों? फिर जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद फेडअप होकर मारा पीटर मतलब अपने एक्स हस्बैंड से मिलने चली जाती है, कार्सन वहां भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचता है। क्लियरली पीटर से मारा को बात करते देख काफी जेलस फील कर रहा था कार्सन, जबकि दोनों सिर्फ काम की बातचीत ही कर रहे थे। पीटर एक रियल्टर है, तो वो इंटरेस्टेड बायर्स के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था मारा को, लेकिन कार्सन से इतना भी सहन नहीं होता। वो कॉल करके मारा को होटल वापस बुला लेता है और दिखाता है किसी ने होटल का बैक डोर तोड़ दिया है। इसका बहाना देकर वो पूरे होटल में कैमरास भी लगवाता है, जो अपेरेंटली तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, लेकिन इसमें उसका अपना फायदा भी छुपा था, जो हमें आगे पता चलेगा। उधर बेसमेंट में काम करते वक्त कार्सन उस रात के हादसे को रिकॉल करने की कोशिश करता है, जिसमें मारा भी उसकी मदद करती है। पता चलता है उस रात मारा ने जब अपनी माँ की चीख सुनकर देखने आई थी, तो उसे सुजैन की लाश बेहोश कार्सन के ऊपर मिली थी, जिसका एक्सप्लेनेशन पुलिस ने ये दिया था कि जरूर दोनों में हाथापाई के चलते दोनों का ही बैलेंस बिगड़ गया होगा और कार्सन आगे गिरा होगा, फिर सुजैना उस पर गिरी होगी।
फिर भी कुछ सवाल तो रह ही जाते हैं, जैसे उस रात कार्सन बेसमेंट की खिड़की तोड़कर अंदर घुसा था। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े थे और उसका हाथ काट के खून भी बह रहा था, जिसकी बूंदें स्टेयरकेस के बस कुछ स्टेयर्स के ऊपर ही पड़ी थी। मिडवे तक, टॉप तक तो वो कभी पहुंचा ही नहीं था। ऊपर उसका कोई फुटप्रिंट ही नहीं था। फिर वो सुजैन को धक्का कैसे दे सकता है? बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ कार्सन ही दे सकता था। लेकिन उस रात वो इतना ड्रंक था कि उसके दिमाग में कुछ इम्प्रिंट ही नहीं हुआ। उसे तो बस बेसमेंट में घुसना याद है और फिर डायरेक्टली उसका होश लौटा था नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में, जहां से उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आज इतने सालों बाद सेम जगह लौटकर उसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी ब्लैंक ही था। पर बहुत मुश्किल से सारे हादसे को याद करके एक क्लू वो जरूर दे पाता है कि उस रात जब वो बेसमेंट में था तब उसे ऊपर कोई बहस सुनाई दी थी, लाइक कोई हीटेड आर्गुमेंट चल रहा था सुजैन और किसी आदमी के बीच। अब उस रात होटल में ज्यादा कोई गेस्ट था नहीं, बस उनका एक रेगुलर बोर्डर मिस्टर गटमैन थे। लेकिन वो तब भी होटल के बाहर ही थे। सुजैन की चीख सुनकर अंदर आए थे वो भी मारा के साथ। तो वो तो खूनी नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें कुछ पता जरूर हो सकता है। कोइंसिडेंटली वो अभी भी होटल में आए हुए थे, तो मारा डायरेक्टली उन्हीं से बात करती है और उसे पता चलता है कि उस समय के अराउंड एक आदमी था बैरी नाम से, जिसका काफी आना जाना लगा रहता था इस होटल में। मिस्टर गाटमैन ने कई बार सुजैना को उससे पैसों को लेकर बात करते हुए सुना था। अब इस आदमी को तो मारा भी जानती थी। उसे पता था उसके माँ ने $10,000 का लोन लिया था उस बैरी से। तो क्या उसी पैसे के चक्कर में उनका खून हुआ? बहुत सारे सवाल चल रहे थे मारा के दिमाग में। इसलिए वो और कार्सन उसी दिन बैरी से जाके मिलते हैं। एड्रेस तो रजिस्टर में ही था, लेकिन वहां जाके मारा को पता चलता है बैरी तो सुजैन के खून के वक्त स्टेट में ही नहीं था, किसी काम से बाहर गया हुआ था। और रही बात गुंडे हायर करने की, तो वो ऐसा क्यों करेगा? $10,000 उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और उसे पता था सुजैना ने वो पैसे अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उधार लिया था, जो वो चुकाने के हालत में नहीं थी, इसीलिए उसने भी कभी उसे फोर्स नहीं किया। अब ये बीमारी वाली बात मारा के लिए नई थी। उसे तो कभी पता ही नहीं था कि उसकी माँ बीमार थी। लेकिन आखिर क्या बीमारी थी उसे? बैरी के प्लेस से खाली हाथ लौटने के बाद जब फिर से एक बार मारा एक डेट एंड तक पहुंच चुकी थी, तो यही सवाल सताने लगता है उसे। उसके माँ ने कभी उसे कुछ बताया क्यों नहीं? ऐसे में कार्सन उसका बहुत साथ देता है। कहता है बचपन में उसके माँ ने भी सुसाइड किया था जब वो सिर्फ 8 साल का था। काफी सालों तक उसे ऐसा ही लगता रहा कि अगर वो उनकी मदद कर पाता तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि जो होना था वो हो चुका, उसे और बदला नहीं जा सकता, तो उसे एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। मारा भी खुद को यही कहकर तसल्ली देती है और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कार्सन और थोड़ा करीब आ जाता है मारा का। वो कार्सन पर ब्लाइंडली भरोसा करने लगी थी। मगर यहाँ सवाल ये था कि क्या कार्सन सच में इतना भरोसा डिजर्व करता था? शायद नहीं, क्योंकि उसी रात हमें पता चलता है कि उसने मारा के बाथरूम में एक सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल किया है, जिसे सिर्फ और सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकता है अपने लैपटॉप में। मतलब इसीलिए वो मारा को कैमरा इंस्टॉल करने के लिए इतना फोर्स कर रहा था। ये असली पर्पस था उसका। उसकी इस घिनौने इंटेंशन के बारे में बेचारी मारा को तो भनक तक नहीं थी, लेकिन जॉय, उसे पहले दिन से ही शक था इस कार्सन पर, तो वो चोरी छुपे उस पर नजर भी रख रही थी। अपने पर्सनल टाइम में वो क्या करता है, किसी से बात करता है या नहीं, सारी चीजों पर नजर थी उसकी। इतने दिनों तक तो उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन आज मिल सकता था। वो बिल्कुल सही समय कार्सन के कीके के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अंदर झांकी इससे पहले कार्सन उसे देख लेता है, तो जॉय को वहां से भागना ही पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी वो चुप नहीं बैठती। इसी हादसे को बहाना बनाकर वो मारा के सामने कार्सन को कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश करती है, जो कि इन रियलिटी तो वो था। लेकिन इस पॉइंट पे जॉय जो बहाना देती है वो उल्टा उसी पर भारी पड़ता है, क्योंकि मारा समझ चुकी थी कि जॉय कार्सन पर नजर रख रही थी, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इधर मारा से डांट खाकर जॉय का गुस्सा तो और बढ़ जाता है। वो उसी वक्त पीटर को कॉल करके कार्सन के असलियत के बारे में बता देती है। कह देती है कि ये वही कार्सन है जिसने सुजाना का खून किया था और अभी मारा उसे लेकर अपने घर में रख रही है। इससे पीटर भी नाराज हो जाता है और नेक्स्ट डे होटल में आकर मारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है ताकि वो कार्सन को निकाल दे। लेकिन बीच में अचानक कहीं से कार्सन आ जाता है, जो बहुत एग्रेसिव टोन में बात करने लगता है पीटर के साथ।
साथ में बार बार वो उसे करेक्ट भी करता है कि मारा उसकी एक्स वाइफ है, वाइफ नहीं है, तो वो उसके किसी भी डिसीजन में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। कार्सन के बिहेवियर से ये क्लियरली पता चल रहा था कि वो कितना जेलस है, मारा को लेकर कितना पॉजेसिव है वो। जॉय और पीटर दोनों को ये समझ आ रहा था कि उसका इंटेंशन ठीक नहीं है। वो अपनी मीठी मीठी बातों से मारा को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों सिर्फ मारा ही उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी। उसे तो अभी भी कार्सन में अपने चाइल्डहुड का वो दोस्ती नजर आ रहा था, मगर पीटर वो सब कुछ देखकर अब चुप नहीं बैठ पाता। उसे कार्सन का बॉडी लैंग्वेज काफी सस्पिशियस लगता है। वो बंदा मारा के सामने एक तरह से बिहेव कर रहा था और पीछे किसी और तरह से। तो पीटर उसी दिन कार्सन के प्रिजन सेल में कॉल करता है और उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है। 14 साल बिताया है उसने वहां, उसके ट्रू नेचर के बारे में उनसे ज्यादा और किसे पता होगा। इन द मीन टाइम इधर होटल में मारा डिसाइड करती है कि उसके माँ के बीमारी के बारे में पता लगाएगी। वो हॉस्पिटल में जाकर रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि वो रिकॉर्ड्स तो ऑलरेडी उनके किसी फैमिली मेंबर ने पिकअप कर लिया है, वो भी रिसेंटली किसी सेट एलिस नाम के औरत ने। अब ये नाम से तो बस एक ही इंसान का नाम याद आ रहा था मारा को, जेल्डा। मतलब उसने भी सुजाना के मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में पता किया है, पर क्यों? क्या यही था उसका वो हिडन क्लू? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए मारा को जेल्डा की बहुत जरूरत थी, लेकिन वो तो बेचारी चाहकर भी और उसकी मदद नहीं कर पाती। मगर इसी बीच जब मारा अपने क्लास में जाती है तो अपने टीचर से उसे पता चलता है लाइब्रेरी में जेल्डा का बैग मिला है। तो मारा भी इस बात का फायदा उठाती है। वो उस बैग को जेल्डा तक पहुंचाने के बहाने अपने घर ले आती है। उसे यकीन था इसके अंदर कुछ ना कुछ काम का जरूर मिलेगा उसे, लेकिन उसे वहां सिर्फ जेल्डा का वॉइस रिकॉर्डर मिलता है जिसमें उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसी ने हॉस्पिटल से सुजाना का मेडिकल रिपोर्ट्स निकाली है और उनसे उसे पता चला है कि सुजाना के खून में डॉक्टर्स को एक एपिबेटाडीन नाम की सब्सटेंस मिला है जो उसके डिजीनेस और ब्रेथलेसनेस का कारण था, और इसका डोज थोड़ा सा भी ज्यादा होने पर सुजाना पैरालाइज्ड भी हो सकती थी। लेकिन भला इससे उसके खून का क्या ताल्लुक? मारा को तो कुछ समझ नहीं आता, ना वो पूरा रिकॉर्डिंग सुन पाती है। अचानक ही कुछ काम आ जाता है उसे, तो वो रिकॉर्डर को अपने ड्रॉयर में ही छोड़ देती और फिर उसके लाइफ में एक के बाद एक कुछ ऐसे हादसे होने लगते हैं कि उसे फिर मौका ही नहीं मिलता चैन से बैठकर कभी उस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनने का। पहले हादसे की शुरुआत होती है जॉय से। हम देखते हैं वो मारा के एब्सेंस में होटल का डिपॉजिट बैग चुरा लेती है जिसमें उनके सारे पैसे थे। फिर अपने बॉयफ्रेंड यानी कि उस गार्डनर से जाकर कहती है उस बैग को कार्सन के कमरे में छुपा देने के लिए। साथ ही साथ सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी डिलीट कर देती है जॉय। उसे लगा था ऐसा करके वो कार्सन को चोर साबित कर पाएगी, लेकिन कार्सन इतने आसानी से फंसने वालों में से नहीं था। उसने उस बैग को छुपाते हुए देख लिया था, तो वो उसे उठा के उसी गार्डनर के सामान के अंदर छुपा देता है। इससे होता ये कि जब नेक्स्ट डे जॉय मारा के सामने एक सीन क्रिएट करने की कोशिश करती है तो उसका प्लान फेल कर जाता है। कार्सन का पूरा कमरा ढूंढ के भी कहीं नहीं मिलता वो बैग, जिससे जॉय बहुत नाराज हो जाती है और कार्सन को उल्टा सीधा कहने लगती है। इससे दोनों बहन के बीच झगड़ा भी हो जाता है, जिससे मारा इतना नाराज हो जाती है कि जॉय को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वैसे भी वो लोग बहुत जल्द इस होटल को बेचने वाले हैं, आज हो या कल उन्हें कोई ना कोई नया घर तो ढूंढना ही है। तो आज अगर जॉय को कार्सन को लेकर इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो वो चली क्यों नहीं जाती? एक्चुअली मारा को यही सोचकर खराब लग रहा था कि उसकी बहन बार बार एक इनोसेंट इंसान को गलत समझ रही है, बार बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मगर उसे तो पता ही नहीं था कि कार्सन जितना भोला दिखता है उतना मासूम वो है नहीं। जैसे उसी दिन वो जॉय के बर्ताव से इंसल्टेड होकर ये होटल तो छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते वो मारा को उस गार्डनर के बारे में बताकर भी जाता है कि उसने उसी को देखा था डिपॉजिट बैग चुराते हुए। और तो और चोरी छुपे जॉय के ग्रीन हाउस के अंदर भी एक बर्निंग कोल भी रख देता है वो, जिससे चारों तरफ इतना धुआं भर जाता है कि सबको लगता है जरूर अंदर आग लगी होगी, जिससे सभी पैनिक करने लगते हैं। जिसका फायदा लेकर कार्सन खुद सेवियर बनकर वहां पहुंच जाता है और जॉय को रेस्क्यू करता है। इससे जैसे एक तरफ वो जॉय के गुड लिस्ट में आ पाता है, साथ ही साथ मारा को इम्प्रेस करने का एक मौका भी मिल जाता है उसे। लेकिन इन सब चक्कर में मारा इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है कि वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है बेचारी। पिछले कई दिनों से लगातार बीमार पड़ रही थी वो। कभी कभी तो उसके हाथ पैर इतने ठंड पर जा रहे थे कि उन्हें हिला भी नहीं पा रही थी।
ऐसे में डॉक्टर्स उसे बेड रेस्ट लेने के लिए कहते हैं तो जॉय भी सारे अपकमिंग बुकिंग्स कैंसिल कर देती है। कार्सन भी चला गया था तो होटल में अभी सिर्फ वो और मारा ही थी। इसी बीच उसी रात अचानक ही कार्सन लौट आता है और मारा से रिक्वेस्ट करता है उसके साथ बैठकर डिनर करने के लिए। मारा भी राजी हो जाती है, लेकिन उसके कमरे में जाते ही कार्सन उससे कोसे होने की कोशिश करता है जिससे मारा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। न जाने क्यों इतने दिनों बाद भी उस बंदे को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी मारा। कुछ तो ऑफ था उसके वाइफ में। क्या उसका जवाब उसी रात मारा को मिल जाता है जब उस रात पीटर कार्सन के सेल में जाकर सुपरवाइजर से बात करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसके दिल से कार्सन को लेकर शक जा नहीं रहा था, लेकिन वहां जाकर उसे जो पता चलता है उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी उसे। पीटर को लिटरली झटका लगता है जब वो सुपरवाइजर उससे कहता है कि ये बंदा तो असल में कार्सन है ही नहीं, ये तो ट्रेवर है, कार्सन का सेलमेट। एक साइको मर्डरर है वो, जिसने अपने ऑब्सेशन के चलते एक लड़की का किडनैप करके उसका खून किया था। अपने माँ के सुसाइड के बाद से ही दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी। और यही बातें जब पीटर कॉल करके मारा को बताता है तब तो डर से मारा की हालत ही खराब हो जाती है। वो भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका था। कार्सन एके ट्रेवर ने उस पर गन पॉइंट कर रखा था। वो कहता है मेल सेक्शन में काम करते वक्त ही उसे जब मारा के लेटर्स के बारे में पता चला था तब से ही उसके प्यार में पड़ चुका है वो। लास्ट एक साल से तो उसने असली कार्सन तक ये लेटर्स पहुंचने भी नहीं दिया, वो ही उन्हें पढ़ता था और वो ही जवाब भी देता था। जेल में बैठकर ही उसने मन बना लिया था कि वो अपनी बाकी की लाइफ मारा के साथ ही बिताएगा। इस शहर से दूर कार्सन, जॉय, पीटर सबसे दूर ले जाएगा उसे। एंड आज फाइनली वो वक्त आ चुका है। उसे पता है मारा भी उससे प्यार करती है, तो देर किस बात की। वो मारा को एक पेन देता है और एक गुड बाय लेटर लिखने के लिए कहता है, लेकिन मारा ऐसा नहीं करती। उल्टा वही पेन उठाकर ट्रेवर के गले में घुसा देती है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मारा फाइनली सेफ तो थी, लेकिन इतने बड़े हादसे का असर उसके तबीयत पर जरूर पड़ता है। सीवियरली ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी वो। उसे आखिर एक बहुत बड़ा झटका जो लगा था, वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस बंदे ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। पूरा टाइम नाटक करता रहा उसके साथ। वो बातें, वो याद करने की कोशिश, वो सब कुछ झूठ था। और शायद इसीलिए कार्सन बिना कुछ कहे इतनी जल्दी इस होटल से निकल भी गया था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि जॉय को शायद उसके असलियत के बारे में पता चल जाएगा, जो वो नहीं चाहता था। अब शौक इतना बड़ा था तो उससे उभरने में टाइम भी काफी लग जाता है मारा को। मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से ही वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हुई थी। पहले से भी ज्यादा वीक पड़ चुकी थी वो, जिससे उसे फिर से एक बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और फिर से उसे कुछ टेस्ट भी करने पड़ते हैं। उसे लगा था इस बार भी डॉक्टर जरूर उसे रेस्ट लेने के लिए कहेंगे, मगर इस बार जब मारा को अपना ब्लड रिपोर्ट मिलता है तो एक चीज पर नजर पड़ती है उसकी। मारा नोटिस करती है उसके ब्लड में भी एपिबेटाडीन का ट्रेस मिला है, वही सब्सटेंस जो उसके माँ के ब्लड में था। अब इसे पढ़कर उसे तुरंत ही जेल्डा के वॉइस रिकॉर्डर की याद आ जाती है और इस बार वो उस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनती है। लेकिन उससे उसे जो झटका लगता है उसके लिए मारा बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। उसे पता चलता है एपिबेटाडाइन असल में एक ऐसा पॉइजन है जिसे फ्रॉग पॉइजन भी कहा जाता है। एक पर्टिकुलर टाइप के पॉइजनस फ्रॉग्स के शरीर से ये जहर निकलता है, एक्जैक्टली जैसे फ्रॉग्स इस होटल के ग्रीन शेड में है। जेल्डा का इशारा जॉय के पेट फ्रॉग्स की तरफ था, लेकिन उनका जहर मारा और सुज़ैना के खून में कैसे मिल सकता है? वो तो वहां कभी जाते भी नहीं थे। तो क्या इसका मतलब कोई डेलिबरेटली उन्हें पॉइजन दे रहा था? पर कौन? जॉय? उसकी बहन? ये ख्याल दिमाग में आते ही मारा की तो तबीयत ही खराब होने लगती है। वो उसी वक्त ग्रीन शेड में जाती है और जॉय के सामान में चेक करती है तो उसे वहां सच में कुछ छोटे छोटे बॉटल्स मिलते हैं जिस पर उसका नाम लिखा था। तो जॉय यही खिला रही थी उसे खाने में मिलाकर, पर क्यों? मारा जब यही सोच रही थी तो उसे वहीं पर एक और चीज मिलती है जिससे उसका तो होश उड़ जाता है। उसे वहां जेल्डा की ग्लासेस मिलती है जिसके बिना तो उसने कभी जेल्डा को देखा ही नहीं। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंची, इसके बारे में सोचने का मौका मारा को नहीं मिलता। उससे पहले जॉय पीछे से आकर उसे कुछ इंजेक्ट कर देती है जो शायद एपिबेटाडीन का ही हाई डोज था, क्योंकि उसके शरीर में जाती ही मारा काइंड ऑफ पैरालाइज्ड हो जाती है, जिसका फायदा लेकर जॉय उसे एक चेयर पे बिठा के बेसमेंट की तरफ ले जाती है और बताती है अभी उसे पता चलेगा उसके माँ के साथ क्या हुआ था। पिछले 14 साल से जिस सवाल का जवाब वो ढूंढ रही है, आज फाइनली उसे वो मिलने वाला है।
साथ ही साथ कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेशन भी देती है जॉय। बताती है वो स्टार्टिंग से ही सुजैना को सहन नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो स्लो पॉइजनिंग कर रही थी उसे। लेकिन जब फाइनली उसने उस होटल को बेचने की बात करी तब वो जॉय से सहन नहीं हुआ। उस रात उसने इंटेंशनली सुजैना के ड्रिंक में एपीबेटाडाइन का हाई डोज मिलाया था ताकि वो तड़पे। लेकिन तभी बेसमेंट में खिड़की टूटने की आवाज हुई, कार्सन का एंट्री हुआ और उसे देखने के चक्कर में सुजैना नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। सारा दोष बेचारे कार्सन पर चला गया तो किसी को शक भी नहीं हुआ। जॉय को लगा था सुजैना की मौत के बाद वो और मारा एक साथ खुशी खुशी यहाँ रह पाएंगे, लेकिन जब से उसे पता चला है कि मारा भी इस होटल को, उसके घर को बेचने की सोच रही है, तब से उसे भी मारने का प्लान बना लिया था जॉय ने। आखिर वो लोग होते कौन है इसे बेचने वाले? ये उसका घर है, उसके डैड का बनाया हुआ। लेकिन उसके डैड ने मरने के वक्त ये सुजैना के नाम कर गए थे जो उसके मौत के बाद मारा को मिला। ये लोग जॉय को उसी के घर से दूर करना चाहते थे। ये जॉय कैसे सहन कर ली थी? इसीलिए ही तो उसने उसके खाने में जहर मिलाना शुरू किया ताकि वो भी सुजैना की तरह कमजोर पड़ जाए। लेकिन इसी बीच उनके बीच आकर हाजिर हुए दो लोग, दो कांटे, जेल्डा और कार्सन। जेल्डा कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच चुकी थी सच्चाई की, तो उसे तो मरना ही था। जॉय ने उसे भी इसी पॉइजन का हाई डोज से मारा था। और रही बात कार्सन की, अगर वो खुद नहीं जाता तो उसे भी मरना पड़ता, जो थैंकफुली नहीं हुआ। मारा ने खुद इस कार्य को हटा दिया और आज फाइनली उसकी बारी है। अगर उसे सच्चाई ना पता चला होता तो शायद जॉय उसे और कुछ दिन बख्श देती, लेकिन अभी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसका टाइम आ गया है अपनी माँ के पास जाने का। जॉय फुली प्रिपेयर्ड थी हर तरीके से। इस बार तो उसने पॉइजन को पानी में डाइल्यूट भी कर दिया था ताकि खून में उसका ट्रेस ना मिले। अभी बस मारा को पुश करने की देर थी, बस कुछ ही कदम नीचे उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इतना सब कुछ प्लान करके भी कुछ फायदा नहीं होता। अहम वक्त पर मारा की मोबिलिटी वापस आ जाती है। पानी में डाइल्यूट करने के कारण जहर का असर कम हो चुका था, तो वो जॉय से हाथापाई करने लगती है, जिससे उसकी जगह जॉय का बैलेंस बिगड़ता है और सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण जॉय की गर्दन टूटकर उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार अपने कर्मों की सजा मिल ही जाती है जॉय को। अपने ही घर में बेमौत मरना पड़ता है उसे। एट द एंड हम मारा को देखते हैं इस होटल को बेचकर न्यूयॉर्क शिफ्ट करते हुए। आखिरकार उसका राइटर बनने का सपना पूरा होने जा रहा था, लेकिन जाते जाते वो एक और अधूरा काम भी पूरा कर जाती है। कार्सन के जेल से छूटने के बाद उससे मिलने जाती है वो। आखिरकार उसे भी तो लाइफ में बहुत कुछ भुगतना पड़ा, बेवजह बिना किसी दोष के 14 साल बिताना पड़ा जेल में, तो थोड़ा सपोर्ट तो वो भी डिजर्व करता है ना। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।